Hello, everybody. Welcome to this question answer series for CA Final Direct Taxes and International Taxation Batch applicable for November 24 attempt. इस सीरीज में ना मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा सारे के सारे चैप्टर्स के जो कि आपके स्टडी मैट में रिलेटेड है। इंटेंशन रहेगी जल्दी जल्दी कवर कर ले ताकि अगर कभी एग्जाम के टाइम पे आपके पास कम टाइम बचा हो ना तो आप सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर ही रेफर कर लोगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन चालू कर देते हैं। सबसे पहले चैप्टर में करा रहा हूँ असेसमेंट प्रोसीजर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ना बहुत सिंपल से हैं, इसमें कोई इलस्ट्रेशन है ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है टीचवेल एजुकेशन इज अ ट्रस्ट अप्रूव अंडर सेक्शन 1023C। सर एक ट्रस्ट है जो कि रजिस्ट्रेशन दे चुका है सर 11-12 में। ठीक है सर, 11-12 या फिर 1023C में, which runs various educational institutes। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 का असेसमेंट हुआ। सर याद करो ट्रस्ट के केस में 143 में हमने क्या पढ़ा हुआ था? कभी अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होता है तो डायरेक्टली ये कैंसिल नहीं कर सकता, वो सीआईटी पीसीआईटी को रेफर करेगा, फिर वो इंक्वायरीज करेगा। पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। The assessing officer found that trust has carried out various activities in contravention to the section which is approved from for the exemption। सर जिस चीज के लिए एग्जेम्पशन मिली है ना सर उसके कॉन्ट्रावेंशन में काम किया। असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू पास एन ऑर्डर विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन। सर बिना एग्जेम्पशन के ऑर्डर पास करना चाहता है तो एसएससी ऑब्जेक्ट एसएससी ने रोका। मुझे बताओ क्या सही है? तुम अगर एसएससी हो, तुम जज होगा, जज बन के सोचो। सर कायदे से कानून स्पेशली कहता है कि सर अगर कभी भी ना एओ को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है सर 143(3) में ना, याद रखना पड़ेगा सर उसको सीआईटी पीसीआईटी को रेफर करना पड़ेगा। सर सीआईटी पीसीआईटी क्या करेंगे सर? इंक्वायरी करेंगे। सर इंक्वायरी करने के बाद सर चेक करेंगे या तो कैंसिल करना है या तो कैंसिल नहीं करना। सर अगर कैंसिल करना है ना तो कैंसिल करने के लिए पास एन ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अगर सर नहीं कैंसिल करना तो पास एन ऑर्डर फॉर रिफ्यूजिंग द कैंसिलेशन पास कर देंगे। उसके बाद सर एओ उस कैंसिलेशन के बेसिस पे एग्जेम्पशन डिनाई कर सकता है, डायरेक्टली डिनाई नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेदर एओ कैन पास ऑर्डर विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन। सर जब सीआईटी पीसीआईटी का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर कहता है कैन असेसिंग ऑफिसर गेट एडिशनल टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट। एक बात बताओ, हमने पढ़ा नहीं था 143(3) में? सर इन केस कभी भी ना अगर कोई भी असेसमेंट के दौरान अगर कोई भी सीआईटी पीसीआईटी को रेफर करने में टाइम वेस्ट होता है ना, तो जितना भी टाइम सीआईटी को रेफर करने से लेके जब तक उसका रिप्लाई आ जाए, जितना भी टाइम आपका एक्स्ट्रा लगा है ना वो टाइम आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। यही आंसर आना चाहिए आपका। एक बार पढ़ के देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है एज पर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 143(3), एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेफर्ड टू सेक्शन 1023 हैज कमिटेड एनी स्पेसिफाइड वायलेशन एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 1023। The assessing officer has sent the reference to principal officer to withdraw the approval for registration as the case may be. Specified violation in inter alia includes a case where income of institution has been applied for the other than objects of the trust। ठीक है, no order making the assessment of the total income or loss of such educational institution shall be made by the AO without giving effect to the order passed by the principal commissioner or commissioner, either cancelling or refusing to cancel the registration। Therefore, aforesaid case, assessing officer can pass assessment order without giving exemption under section 10 to teach well, which is education institute approved under section 1023, if it has referred the matter to principal commissioner or commissioner and they have subsequently cancelled the registration। कहता है कि जब कैंसिल हो गया उसके बाद ही कर सकते हैं, अदरवाइज एओ नहीं कर सकते ये सब। पार्ट बी क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 में पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट, और जिसमें असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस देता है से लेके जिस डेट तक ना सर कॉपी ऑफ कैंसिलिंग मिल रहा है उस डेट के टाइम को ना आप ऑर्डर पास करने के टाइम में से आप एक्सक्लूड कर दोगे। इतना सही आपका आंसर, इतना लिखोगे आपको आराम से सर 5 से 6 नंबर जो भी हैं आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सर स्टेट विद द रीजन द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस और नॉट। सर इन फॉलोइंग केसेस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि नहीं, देखना ध्यान से। मिस्टर एक्स रेसिडेंट पर्सन है, 80 साल के, सर 80 साल के एज के हैं। ठीक है, टोटल इनकम कितनी? 285। सर 80 साल के लिए सर टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? सर 5 लाख रुपए की टोटल इनकम होती है जीटीआई। इसके नीचे अगर इसके ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इससे कम है तो रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। ही हैज क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कितना? 1.5 लाख का डिडक्शन भी ले लिया सर, बिफोर डिडक्शन अपने को वैसे ही लेना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 रुपए का है, नॉट टैक्सेबल बाय द वर्च्यू ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1288। ठीक है, अज्यूम ही हैज ऑप्टेड फॉर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। कहता है सर इस केस में इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर ना बाबा ना, नॉट टू बी फाइल्ड, नॉट टू फाइल रिटर्न, नहीं फाइल करना इस केस में।
इस केस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड 1,05,000 टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि पहले आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा अगर आपकी जीटीआई बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा जाती है, लेकिन अगर जीटीआई बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है उसके बाद भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर वो 6 केसेस में आप फॉल करते हो। सर कौन कौन से 6 केसेस याद करो। सबसे पहला केस कौन सा होता है सर, आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ ज्यादा जमा किया, सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा किया, या फिर सर फॉरेन एक्सपेंडिचर 2 लाख का किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए ज्यादा का जमा किया, या सर टीडीएस टीसीएस आपको क्रेडिट है 25,000 से ज्यादा का। सर इन केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता था, याद आ रहा है। तो इस केस में नॉट टू फाइल है सर, लेकिन यहाँ पे ना वुड योर आंसर भी डिफरेंट में यस हमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म हैज अ लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर लॉस है सर, अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या, वो रेलिवेंट ही नहीं है। रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 139(1) में सबसे पहली चीज कहता है कि सर एक कंपनी को, एक पार्टनरशिप फर्म को और एक एलएलपी को ना सर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर इसको मैंडेटरी हो जाएगा, यस इट हैज टू फाइल द रिटर्न। ठीक है सर, पहले वाले में आंसर तो नो हो जाएगा, सेकंड वाले में आंसर यस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर तीसरा, अ रिसर्च एसोसिएशन, अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन, ठीक है, एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1023 बी, 1023 बी में हैज टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सर 6,60,000 रुपए। एक बात बताओ जल्दी से जल्दी, जो भी देख रहे हो एक बात बताओ, एक रिसर्च एसोसिएशन के लिए स्लैब रेट क्या लगेगी। सर नॉर्मल स्लैब रेट लगने लगवा ली इंडिविजुअल वाली। नॉर्मल स्लैब रेट सर किस में आता है सर, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएगा। सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए स्लैब रेट क्या होगी, अप टू 3 लाख रुपए सर, नो टैक्स 3 लाख से लेके 6 लाख 5% वो स्लैब रेट लगने वाली। सर बिफोर क्लेमिंग एग्जामिशन सर उनकी इनकम सर एग्जामिशन तो अपनी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा की है, यानी रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी हो जाएगा ना। इवन दो सर 139 4C में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 4C में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन सर इनकम बेसिक एग्जामिशन से पहले तो ज्यादा की है ना, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन या बिफोर क्लेमिंग एग्जामिशन सर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा की है, तो इस केस में भी ना सर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे भी अपना आंसर यस आएगा। क्लास में कहता है मिस्टर वाई एजेड 45 एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ड्रॉस सैलरी 5,90,000। अरे सिंपल सी बात है यार, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा की है, इसको भी फाइल करना पड़ेगा। यानी सर सारों केसेस में फाइल करना पड़ेगा। एक बार आंसर चेक करते हैं, पहले वाले पार्ट में बस अपना आंसर डिफर करेगा। क्या कह रहा है, पहले वाले में नॉट टू फाइल, दूसरे वाले में यस फाइल करना पड़ेगा, तीसरे वाले में भी यस फाइल करना पड़ेगा, चौथे वाले में यस फाइल करना पड़ेगा। पहले वाले के ना पार्ट बी में यस आंसर वुड चेंज, क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर उसने 1 लाख से ज्यादा का कर रखा है। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई क्या। 3 मिनट का क्वेश्चन है, मुझे पता है 1.2 की स्पीड में देखने वाले हो तुम। और सुनो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो छोड़ने का सोचना भी मत। अगर यहाँ के बाद तुमको स्पीड अप करना है वीडियो, भले स्पीड अप करके सुन लो, जल्दी जल्दी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मत छोड़ना। क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे ना, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाए पेपर में। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, एक बार पहले इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, असेसिंग ऑफिसर इशूड नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). सर 142(1) का नोटिस इशू किया। सर 142(1) का नोटिस कौन सा होता है सर, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट में सर क्या करना होता है, सर अपने को रिटर्न फर्निश करना पड़ता है अगर 139(1) में रिटर्न फर्निश नहीं किया तो। सेकंड चीज सर, बुक्स ऑफ अकाउंट सर हमको फर्निश करने पड़ते हैं। सर कितने टाइम के बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश करने पड़ते हैं, जिस प्रीवियस ईयर का मांग रहा है वो, प्लस मैक्सिमम 3 पिछले प्रीवियस ईयर्स का। उसके अलावा सर हमारी एसेट लाइबिलिटीज भी फर्निश करनी पड़ सकती है, लेकिन सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर की एसेट लाइबिलिटीज है ना, तो जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल के बाद ही करेंगे। कह रहा है 24 फरवरी 2024 को मांगा रिटर्न फाइल करने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस द एसएससी फर्निश्ड रिटर्न ऑफ लॉस एंड क्लेम्ड carry forward business loss and unabsorbed depreciation, state whether the assessee would be entitled to claim the deduction। कहता है सर उसने मेरे को रिटर्न फर्निश के लिए बोला, उस रिटर्न मैंने लॉस दे दिया, प्लस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी ले लिया। बताओ क्या उस लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। मैंने आपको स्पेशली बताया हुआ है सर, अगर आपको लॉस क्लेम करना है ना, सिर्फ और सिर्फ 139(1) में ही क्लेम कर सकते हो, 139(4) में भी नहीं कर सकते सर, 139(8)(a) में भी नहीं कर सकते सर, 143(2) में भी नहीं कर सकते सर, उसके अलावा 148 में भी नहीं कर सकते सर, उसके अलावा 142(1) में किसी में भी लॉस क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 139(1) में ही लॉस क्लेम कर सकते हैं। एक और चीज का ध्यान देना सर, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आपको वैसे ही मिल जाता है, भले आप रिटर्न फर्निश करो या ना करो या लेट फर्निश करो। सर यहाँ पे तो हमने करके ले लिया ना, तो आपको लॉस नहीं मिलने वाला इस केस में, लेकिन सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको पूरी पूरी तरह से मिल जाएगा, आपका आंसर इससे आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई क्या। सर लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि लॉस तो सिर्फ इसमें अलाउड होता है सर, लेकिन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको पूरी तरह से अलाउ हो जाएगा। इतनी सी ये बात कह के चल रहा है। एक बार मेरे साथ पढ़ो आंसर क्या कह रहा है, मेरे साथ पढ़ो आंसर क्या कह रहा है।
Question number 3. As per the provision section 139(3), any person who has sustained any loss under the head PGBP is allowed to carry forward such loss under section 70 to 73 if he has filed return of loss within the time allowed under section 139(1). सर 139(1) के जो टाइम है ना उसी के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था, अदरवाइज आपको लॉस नहीं मिलने वाला। Also the provisions of section 80 specify that loss which has not been determined as per return filed under section 139(3) shall not be allowed to be carry forward or set off। ठीक है, अंडर सेक्शन 72। ठीक है, इसमें कौन कौन से लॉस आते हैं? स्पेकुलेशन आ जाता है, कैपिटल गेन आ जाता है, या फिर ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस आ जाता है। हाउएवर नो सच कंडीशन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में सर कोई कंडीशन नहीं है, और सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। यानी सर अगर आप 142(1) का रिटर्न फर्निश करते हो ना, तो उसमें आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सर, उसके अलावा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी कर सकते हो सर, बाकी लेकिन आप कोई बिजनेस लॉस कैरी नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके सर, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया अपना। सर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग असेसीज हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, इफ सो द ड्यू डेट फॉर द असेसमेंट ईयर। बताओ ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करना और ड्यू डेट भी बतानी है। ठीक है सर, एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैविंग इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी सर कितनी है? सर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और उसकी सर टोटल इनकम कितनी? सर ट्रेड यूनियन का रिटर्न किस सेक्शन में जाता है, जल्दी जल्दी बताना। सर ट्रेड यूनियन का रिटर्न किस सेक्शन में जाता है? सर 139(4)(c) में जाता है। ठीक है, उसमें 139(4)(c) में क्या होता है? सर ट्रेड यूनियन कौन से फॉर्म में होता है? सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है। सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की इनकम लिमिट क्या होती है? सर टैक्सेबल लिमिट क्या होती है? सर अप टू 3 लाख रुपए सर, नो टैक्स। सर 3 लाख से 6 लाख सर 5 लाख 5% होती है। सर इसकी इनकम कितनी? 1 लाख रुपए। यानी सर बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन ही ना इसकी टोटल इनकम सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है। यानी सर इस केस में ना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है अपने को, इस केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड थिंग कहता है पब्लिक ट्रस्ट हॉस्पिटल हैविंग द एग्रीगेट एनुअल रिसीट्स सर 505 लाख सर, 5 करोड़ की एनुअल रिसीट्स है, 5 करोड़ की एनुअल रिसीट्स है। ठीक है, अवेलिंग एग्जेम्पशन ऑफ ₹3,10,000 विथ टोटल इनकम कितनी है? विथ टोटल इनकम ऑफ ₹2,40,000। एक बात बताओ, एक बात बताओ, 5.0505 की उसकी एग्जेम्पशन है सर, उसके अलावा सर एग्जेम्पशन कितने की ले रहा हूँ सर? 3,10,000 की एग्जेम्पशन ले रहा हूँ, मेरी टोटल इनकम कितनी बच रही है? 2,40,000 मेरी इनकम बच जा रही है। बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन क्या मेरी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है क्या? बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अगर मेरी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, तो उस केस में मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सर ये जो मेरी इनकम है सर बीईएल से ज्यादा ही है ना। सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है? सर 3 लाख तक की तो बेसिक लिमिट होती है, 3 लाख की लिमिट से ज्यादा है तो अपने को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। सर रिटर्न किस सेक्शन में फाइल होगा? सर रिटर्न फाइल किस सेक्शन में होगा? सर सेक्शन होगा इसका 139(4)(c) में रिटर्न फाइल होगा, दोनों का ही 139(4)(c) में रिटर्न फाइल हो जाएगा। सर इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसमें मैंडेटरी हो जाएगा। मुझे बताओ क्या आपको आंसर समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कैसे कैसे क्या सोचना है आपको? मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन आप आराम से खुद से भी सॉल्व कर लोगे, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, मैं सॉल्व भी करवाता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या बोल रहा है? हैविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन दिस। ठीक है, 139(4)(c) mandates the filing of return only when the total income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. maximum amount not chargeable to tax, maximum amount not chargeable to tax। ठीक है, maximum amount not chargeable to tax कह रहा है अगर है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। एग्जेम्पशन सेक्शन 10 की लेने से पहले अगर आपकी टोटल इनकम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। इन दिस केस विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन भी सर टोटल इनकम की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, सर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? सिंस टोटल इनकम विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन सर ज्यादा है ना, तो सर उस केस में रिटर्न फाइल करना अपने को मैंडेटरी हो जाएगा। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आप करेक्ट करो। इस क्वेश्चन में ना इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है सर, 505 नहीं है, ये 5.5 है, 5.5 है, 5.5 है। ध्यान देना सर, मैंने आपको पेपर में दिया है ये क्वेश्चन, मैंने खुद जो टेस्ट सीरीज ड्राफ्ट की है ना उसमें क्वेश्चन दिया और 505 ही दिया हुआ है, क्योंकि तुम देखो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट खोल रखा है मैंने, इसमें गलती कर रखी है, तो क्या गारंटी कि एग्जाम में तुमको सही क्वेश्चन मिलने वाला है? तो इसलिए अगर 505 है ना, आपको समझना पड़ेगा सर 5.5 है, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी 5.5 बन रहा है। तो ऐसी गलतियों के लिए आपको रेडी रहना है, आपके सामने बहुत सारी गलतियां मिल सकती हैं। ठीक है, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो लॉजिकली आप खुद भी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
What will be the consequences when Mr. Raghav paid 75,000 in cash to travel agent? So 75,000 क्या travel agent को पे किए, ठीक है. For his trip to Saudi Arabia to be undertaken for business purpose by intentionally quoting the wrong PAN, would your answer be different if cash payment was made to his travel agent to the Nepal or instead of Saudi Arabia? सर कह रहा है कि मैंने ट्रैवल एजेंट को ना कैश पेमेंट किया, तो भी गलत पैन लेके. सर गलत पैन, सर पैन की मैंने एक रिक्वायरमेंट आपको पढ़ाई हुई थी ना, एक बार मेरे सामने आओ, एक बार बुक में आओ अपनी. सर मैंने आपको पैन की रिक्वायरमेंट पढ़ाई हुई थी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्यारी चीज है. क्या कह रहा है ये सर? ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. सर अगर 50,000 के ऊपर ना, अगर आप ट्रैवल एजेंट के लिए, सॉरी ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर रहे हो सर फॉरेन करेंसी के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए अगर ट्रैवल एजेंट को अगर 50,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करो, आपको पैन मैंडेटरी है. सर अगर आप गलत पैन कोड करते हो, 10,000 रुपए पर फेलियर आपको देना पड़ेगा. याद आ रहा है कुछ की सब ऑल गॉन है. सर अगर कभी भी आप पेमेंट करते हो किसी ट्रैवल एजेंट को ना 50,000 से ऊपर का कैश में, तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा. और अगर सर अगर आप गलत कोड करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो हर फेलियर में ना, सर आपको 10,000 रुपए पर फेलियर के हिसाब से ना पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी. इसका आंसर एक बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार. सर ये तो फॉरेन ट्रिप है सर, नेपाल फॉरेन में नहीं आता, नेपाल आपका पड़ोसी है, नेपाल में आप बिना उसके जा सकते हो. तो सर नेपाल में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देखना एक बार क्या कह रहा है आंसर. The person is required to quote his PAN in every document referred under section this, जो भी सेक्शन 139A5 में रेफर्ड है ना, उन सब डॉक्यूमेंट से पैन कोड करना जरूरी है. ठीक है. और कहते हैं अगर फॉल किया ना, या जानबूझ के फॉल किया, फॉल्स पैन कोड किया, तो उसको 10,000 रुपए पर फॉल्ट की ना पेनल्टी लगने वाली. ठीक है सर. इन केस मिस्टर राघव ट्रेवल्स टू सऊदी अरेबिया एंड पेज ट्रैवल एजेंट रुपीज 750,000 से ज्यादा कैश में, then such transaction is covered under this section. Therefore Raghav is required to quote the PAN. Since Raghav misquoted his PAN, the penalty is leviable. Mr. Raghav has to be given a reasonable opportunity of being heard in this matter. Raghav is not if Raghav is not able to prove that there was reasonable cause for such failure, penalty would be impossible. आंसर वुड रिमेन सेम. अगर वो नेपाल ट्रैवल करे सर, नेपाल के लिए भी सेम ट्रैवल के लिए आपके लिए पेनल्टी लगेगी. कोई भी इसमें एग्जाम्पशन आपको अलग से नहीं मिलने वाला. नेपाल जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, सब इंडिया का ही पार्ट, सब फॉरेन में माना जाएगा. आपके लिए पेमेंट के लिए कंडीशन है सर, ट्रैवल की कंडीशन नहीं. अगर पेमेंट आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को कर रहे हो 50,000 से ऊपर कैश में, तो पैन कोड करना जरूरी है. ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. For facilitating expeditious resolution of disputes relating to the international transactions involving transfer prices and foreign companies, the income tax has provided for alternate dispute resolution mechanism. In this context, you are required to answer the following. What does the meaning assigned to the dispute resolution panel and eligible SSC under this mechanism? Sir, dispute resolution panel क्या होता है? For example, पहली बात तो SSC समझो. एलिजिबल SSC कौन होते हैं? सर कोई भी एसएससी जो कि नॉन रेसिडेंट है, या फिर सर फॉरेन कंपनी है, या फिर सर कोई ऐसा एसएससी जिसका ना ऑर्डर पास होने से पहले ना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आया है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के कारण उसका असेसमेंट हो रहा है. सर ये दो एसएससी एलिजिबल एसएससी होते हैं. इन दो एलिजिबल एसएससी के अगेंस्ट में जब कभी भी एओ ऑर्डर पास करेगा ना, ध्यान से सुनना, जब कभी भी एओ ऑर्डर पास करेगा ना, एक ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को हैंड ओवर करेगा. उस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी क्या कर सकता है सर? या तो एसएससी को इग्नोर करे, उसको उस ड्राफ्ट ऑर्डर को इग्नोर करेगा, फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा. उस फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या करेगा सर? सीआईटी अपील्स में जाएगा. ठीक है सर. या तो एक्सेप्ट कर ले उस ड्राफ्ट ऑर्डर को, एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा सर? फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा सर. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट करता है ना, उसको ऑब्जेक्ट करता है ना, उस केस में ऑब्जेक्शन में क्या होगा सर? ही शैल फाइल हिज ऑब्जेक्शन टू, सर किसको ऑब्जेक्शन फाइल करेगा सर? डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा. डीआरपी में कौन होगा सर? सीआईटी पीसीआईटी के लोग भरे हुए हैं. ये सर क्या करेंगे? जिस दिन एसएससी को नोटिस भेजा गया था ना, उस नोटिस से 9 मंथ, उस नोटिस के मंथ के एंड से 9 मंथ के अंदर सर डायरेक्शन इशू करेंगे एओ को कि एसएससी का असेसमेंट कैसे करना चाहिए. ये सेक्शन 144C का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का मैकेनिज्म है. क्या मैकेनिज्म समझ में आया? कहता है व्हाट डज द मीनिंग, एक बार सुनना, एक बार पढ़ना इसको. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है व्हाट डज द मीनिंग हैव बीन असाइंड टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड एलिजिबल एसएससी अंडर दिस मैकेनिज्म. आपको मीनिंग लिख देनी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की, ताकि कोई भी एलिजिबल एसएससी को ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड दिक्कत नहीं है. When can a grievance resolution be filed by the SSC? सर grievance resolution कब फाइल कर सकता है सर? जैसे ही ड्राफ्ट ऑर्डर मिल जाएगा ना उसको हाथ में, और वो ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, उस केस में वो फाइल कर सकता है. ठीक है सर. What evidences are being considered by the panel to redress the grievances of the SSC? सर कौन कौन से एविडेंसेस सर लेता है इस केस में? सर जो भी एसएससी ने फर्निश किए हैं, जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को लग रहा है ना सर, वो कंसिडर करेगा. एक बार आंसर को पढ़ते हैं, आंसर क्या कह रहे हैं.
So the term dispute resolution panel has been defined as a collegium comprising the three principal commissioner and commissioner of the income tax. सर तीन पीसीआई, सर तीन प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर सर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स बनेंगे। एलिजिबल एसएससी कौन होते हैं सर? जो जिसका भी वेरिएशन है सेक्शन 144C में, सर कौन कौन होते हैं सर? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर वाला, या फिर सर नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट्स या फिर एक फॉरेन कंपनी, या तो टीपीओ का, जिसने टीपीओ ने इसका ऑर्डर पास किया है, या फिर एक नॉन रेसिडेंट है, या फिर एक फॉरेन कंपनी है, ये दो लोग अपने एलिजिबल एसएससी बन जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ द एलिजिबल एसएससी, द असेसिंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द ड्राफ्ट ऑर्डर proposed of the assessment, proposed order of assessment. The eligible SSC shall file his objection to such variations within 30 days from the receipt of such order. Such dispute resolution panel with the assessing officer. सर एक बार आपको लग रहा है ड्राफ्ट ऑर्डर में गलती है, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्शन रेज करो और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल इन दैट केस वेयर एनी ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड टेक द फॉलोइंग इन कंसीडरेशन। सर क्या क्या? सर ड्राफ्ट ऑर्डर लेगा वो, जितने भी ऑब्जेक्शंस रेज किए वो लेगा, सर एविडेंस फर्निश बाय एसएससी जो फर्निश करेगा ना वो भी एविडेंस कंसीडर करेगा डीआरपी, सर रिपोर्ट इफ एनी असेसिंग ऑफिसर की, वैल्यूएशन ऑफिसर की या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की, इन सब की रिपोर्ट भी लेगा। उसके अलावा सर रिकॉर्ड रिलेटेड टू ड्राफ्ट ऑर्डर ये सब भी कंसीडर करेगा। फिर कहता है जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं या फिर सर उसको खुद से कलेक्ट करवाए गए हैं वो भी लेगा। और लास्ट में कहता है रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी कॉज टू बी कॉज इंक्वायरी मेड बाय और कॉज टू बी मेड बाय, सर जो भी उसने इंक्वायरी कराई ना, किसने इंक्वायरी कराई सर? डीआरपी ने जो इंक्वायरी कराई ना, उस इंक्वायरी से जो रिजल्ट मिला ना सर उसको भी कंसिडर करेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करेगा, ये सब आपको याद करना है। याद नहीं भी कर रहा तो आपको देख लोगे ना तो भी आपको आराम से 5 में से 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। नीड नॉट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने कंसेप्ट के बेसिस पे हो जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट इज अबव एवरीथिंग। अगर आपने ना इस क्वेश्चन आंसर वीडियो से पहले मेरा 1 घंटा 30 मिनट का रिवीजन वीडियो भी देख लिया है ना, उसमें 100% कवर है। और उसके अलावा अगर तुमने उसको 1.5 पे देख लिया ना, तो 1 घंटे में पूरा असेसमेंट प्रोसीजर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और रिटर्न फाइलिंग तीनों कंप्लीट कर लोगे। नीड नॉट टू वरी। एक बार आगे देखते हैं। असेसिंग ऑफिसर हैज पावर टू मेक असेसमेंट टू द बेस्ट जजमेंट इन सर्टेन सिचुएशन। सर व्हाट आर दे? असेसिंग ऑफिसर सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। सर किन किन केसेस में कर सकता है? ध्यान से सुनना। सर हमने पढ़ा हुआ है असेसिंग ऑफिसर ना नॉर्मली सर 144 में ना 4 केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। एक तो सर 139(1) एक रेगुलर रिटर्न फर्निश नहीं किया, 139(4) में भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, सर 139(8)(a) में भी रिटर्न फर्निश नहीं किया। सर इन केसेस में हमने अगर फर्निश नहीं किया ना तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। हमने सर 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का भी रिप्लाई नहीं किया, एसएससी ने इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का भी रिप्लाई नहीं किया ना, इसके अगेंस्ट में भी कर सकता है। सर उसके अलावा एसएससी के यहाँ अगर स्पेशल ऑडिट हो रहा था ना, स्पेशल ऑडिट उसने सर कंप्लाई नहीं करवाया, स्पेशल ऑडिट में ना सपोर्ट नहीं किया, उस केस में भी असेसमेंट हो सकता है। उसके अलावा सर एक और चीज हमने पढ़ी हुई है, मुझे बताओ क्या एक और चीज पढ़ी हुई, जल्दी बताना। सर 143(2) सर नोटिस ऑफ स्क्रूटनी, नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट अगर होता है ना, उस केस में भी जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। इसके अलावा एक चीज और पढ़ी है, एक चीज और पढ़ी, जल्दी 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 सोच के बताओ। सर सेक्शन 145 में कहता है 3 केसेस में ना सर डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है कब? सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग नॉट फॉलोड रेगुलरली, मेथड ऑफ अकाउंटिंग नॉट फॉलोड रेगुलरली। सर उसके अलावा आईसीडीएस फॉलो नहीं किए, या फिर सर रीजनेबल लग रहा है एओ को कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से मेंटेन नहीं किया, उस केस में ना सर डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो 4 ये नॉर्मल बेसिस हैं, 3 ये डिस्क्रिशनरी बेसिस हैं। इन 7 बेसिस पे ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। एक बार मेरे साथ आंसर पढ़ो, आंसर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। Under section 144, assessing officer, after taking in consideration all the relevant facts which he has gathered or which he is which under an obligation to make assessment of the total income or loss, the best judgment and determine the sum payable by the assessee in the following cases: where person fails to make return under section 139(1) या 139(4) में भी नहीं भरा, या 139(8) में नहीं भरा, या 139(5) में कोई रिवाइज रिटर्न भी फर्निश नहीं किया। सेकंड चीज कहता है सर उसने स्पेशल ऑडिट का कंप्लायंस नहीं किया, या फिर सर 142(1) में सर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का कंप्लायंस नहीं किया, या लास्ट में कहता है सर 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस का भी उसने कंप्लायंस नहीं किया। इन सब में कर सकते हैं। तो सेक्शन 145(3) में ना सर डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। कब कब? सर जब एओ को लगता है ना कि यार करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ है,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना करेक्ट है ना कंप्लीट है, इस केस में भी कर सकता है सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसके अलावा कहता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना रेगुलरली मेंटेन नहीं किया एसएससी ने, उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। या फिर सर एक मिनट ध्यान से सुनना, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ना नॉट रेगुलरली फॉलोड, सर कभी अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, कभी मर्केंटाइल कर रहा हूँ सर, अगर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करूँ ना, इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। और लास्ट में कहता है ना कि सर अगर कोई इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखे ना, उसका नॉन कंप्लायंस किया है, यानी सर मैंने आईसीडीएस का नॉन कंप्लायंस किया ना उस केस में, तो मैंने 7 केसेस आपको पता सेम टू सेम 7 केसेस लिखे हुए हैं। सिंपल, इतना सिंपल 7 केसेस लिख रखे हैं, अगर आप इतना लिख के आ जाओगे ना आराम से आपके 6 में से 5 नंबर आ जाएंगे आराम से। मतलब क्या इतना मुश्किल जा रहा है क्या ये? क्या इतना मुश्किल जा रहा है? जो बच्चे सर क्वेश्चन आंसर देख के जा रहे हैं ना, यू आर सो लकी कि क्वेश्चन आंसर तुमने देखने का सोचा। ठीक है, मैं ज्यादा उस बारे में चर्चा नहीं करता, मैं जल्दी कंप्लीट करवाने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मिस्टर संस्कार इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड, सर रिटेल ट्रेड का काम कर रहा है वो, ठीक है, एंड हैज डिक्लेयरिंग इनकम ऑफ 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए, हर साल 10 या 15 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पिछले 10 साल से। ठीक है, एक सर्च वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 132, सर 132 में सर्च हो गई उसके यहाँ, इन द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर संस्कार ऑन 5 दिसंबर 2023। ठीक है, the search was conducted by executing the list of authorization on, सर ऑथराइजेशन फॉर सर्च, सर्च को ऑथराइजेशन कब मिला सर? 21 दिसंबर को मिला। सर्च कंक्लूड कब हुई सर? 21 दिसंबर को कंक्लूड हो गई। सर स्टार्ट कब हुई थी सर? 5 दिसंबर को चालू हुई थी। ठीक है, the AO has in his possession has which revealed that Mr. Sanskar has incurred 5 करोड़ रुपए in 2017, सर 2017 में ना सर 5 करोड़ रुपए का खर्चा किया था फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। मिस्टर संस्कार ने 2017 में क्या किया सर? अपनी बेटी की शादी में 5 करोड़ रुपए खर्चा किया। एओ इंटेंड्स टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू संस्कार वेदर, क्या कैन ही डू सो? बताओ 2017-18 प्रीवियस ईयर के लिए क्या नोटिस इशू कर सकता है क्या? एक बार मेरे को बताओ डेट कब होगी? प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर सर 18-19, असेसमेंट ईयर 18-19 की डेट क्या होगी सर? 31 मार्च 2019। इसके साथ 3 साल के अंदर कर सकता हूँ, इसके 3 साल के अंदर कर सकता हूँ, 3 इयर्स। या सर अगर इनकम एस्केपिंग ग्रेटर देन 50 लाख है तो सर उस केस में 10 साल में कर सकता हूँ। सर इस केस में इनकम एस्केपिंग कितनी है सर? 5 करोड़ रुपए की इनकम एस्केप्ड है, यानी सर 10 साल में कर सकता हूँ। यानी सर मेरी लास्ट डेट क्या हो जाएगी सर? 31 मार्च 2029 लास्ट डेट हो जाएगी। सर क्या इसमें कर सकता है कि नोटिस? बिल्कुल कर सकता है इस केस में, बिल्कुल कर सकता है। सर इनकम एस्केप 50 लाख से ज्यादा की है, प्लस एक और प्रोविजन इसको बैक करता है, एक और प्रोविजन इसको बैक करता है। याद करो सर, अगर आपने किसी चीज के ऊपर खर्चा किया है, ओवर द पीरियड खर्चा किया है ना, अगर ओवर द पीरियड कम कम करके भी खर्चा किया है ना, तो भी अगर आपका इनकम एस्केप्ड अगर 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप हर साल का नोटिस भेज सकते हो। 2 प्रोविजन इस चीज को सपोर्ट करते हैं। याद आ रहा है सर? अगर आपने एसेट एक्विजिशन ओवर द पीरियड किया है और एसेट की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है सर, अगर सारे के सारे टाइम बार्ड, अगर एक भी टाइम बार्ड नहीं है ना, तो आप सारे के सारे ईयर्स का नोटिस भेज सकते हो। याद आ रहा है आपको ये प्रोविजन? एक बार पढ़ के देखो दोस्त, वो असिस्टेंट ऑफिसर बड़े आराम से नोटिस भेज सकता है, बड़े आराम से। सर कौन सा सेक्शन बैक करता है आंसर को? सर सेक्शन 149 बैक करता है सर, टाइम लिमिट टू इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 148। याद आ रहा है कुछ भी यार? मुझे बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिवीजन देखा होता ना, बिल्कुल याद आ जाता। अभी भी तुमको याद ही करा रहा हूँ मैं, वो भुलवा नहीं रहा हूँ। क्या कह रहा है? एज पर सेक्शन 148 असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू हैव द इंफॉर्मेशन, सर्च हो रही तो डीम्ड टू बी हैव इंफॉर्मेशन हो जाती है, व्हिच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट in the case of an assessee where a search is initiated under section 132 on or after 1/4/2021. Further, in case of search under section 132, the notice of section 148 need not to be accompanied by order under section 148. सर हमने सर्च के केस में पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर 148 का नोटिस इशू करना है ना, तो आपको 148 ए को कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 148 ए ऑलरेडी कंप्लाइड माना जाता है सर्च के केस में, डीम्ड कंप्लाइड माना जाता है। Thus, assessing officer can issue notice under section 148 for any of the relevant years. कितने साल में? if 3 years have not been lapsed from the end of the assessment year, or if 3 years but not more than 10 years have not been lapsed from the end of the relevant assessment year, an assessing officer is in the possession that books of accounts or other documents which reveal that income escaped in the form of asset expenditure या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज एस्केप्ड इज लाइकली टू बी मोर देन 50 लाख रुपए। सर अगर 10 आपको 10 लाख की लिमिट देखनी, अगर उसको लगता नहीं हो किसी एसेट में, किसी एक्सपेंडिचर में या फिर किसी भी एंट्री के फॉर्म में ना सर टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा का है ना, तो उस केस में सर 10 साल की आपको डेट देखनी पड़ जाएगी।
कह रहा है वेयर इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एसेट और एक्सपेंडिचर relation is in relation to an event or occasion or value referred under section referred to in B above, the escaped assessment or investment in such asset or expenditure in relation to such event or occasion have been made in more than one previous year relevant to the assessment year within the period referred in B, the notice under section 148 shall be issued for every such assessment year for assessment, reassessment or recomputation as the case may be. In this case, Mr. Sanskar has incurred expenditure of 5 crore से 5 करोड़ का expenditure किया हुआ है उसने. फिर कह रहा है in relation to the marriage of his daughter. Hence, the assessing officer can issue notice under section 148 for assessment year 18-19 since it falls within the 10 years time frame. 10 साल के टाइम फ्रेम में आ रहा है तो आराम से नोटिस इशू किया जा सकता है. कोई दिक्कत आई क्या इस क्वेश्चन में? सर अपने को तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में. एक बार वापस अगले क्वेश्चन पे आओ. एक बार अगले क्वेश्चन में आओ. तो बताओ क्या समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चंस में क्या सॉल्व करवा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? आपको अगर एग्जाम में इतना भी क्लिक कर रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. आपको मेरा मेरा काम सिर्फ इतना ना, आपको क्वेश्चन से ताकि रूबरू करा दूं मैं आपको ढंग से. आंसर से भी रूबरू करा रहा हूँ, क्वेश्चन से भी रूबरू करा रहा हूँ. सिर्फ इतना तुम देख लोगे ना तो एग्जाम के दिन तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. एग्जामिन वेदर द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू मेक एनी एडजस्टमेंट टू द इनकम डिस्क्लोज्ड बाय द असेसी इन रिटर्न ऑफ इनकम in the course of proceedings under section sir 143(1). मुझे एक बात बताओ 143(1) होता क्या है सर? 143 होता क्या है? अपना अपना इंटीमेशन होता है. इंटीमेशन इंटीमेशन या प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न. सर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न में सर क्या क्या एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं? सर क्या क्या चीजें की जा सकती है? सर अरिथमेटिकल एरर कर सकते हैं, अरिथमेटिकल एरर का करेक्शन कर सकते हैं. सर टैक्स ऑडिट में जो डिसअलाउंस है वो करेंगे हम, टैक्स ऑडिट की डिसअलाउंस करेंगे. और सर डिसअलाउ करेंगे सर क्या क्या? सर लॉस इफ रिटर्न फाइल डेट सर, या फिर जितने भी डिडक्शन है सर हम ये डिसअलाउ करने वाले हैं सर. और एक चीज और डिसअलाउ करते हैं सर, ये सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हम. असिस्टिंग ऑफिसर क्या कोई एडजस्टमेंट कर सकता है सर सेक्शन 143(1) में? सर एडजस्टमेंट नहीं कर सकता. सिर्फ ये गिने चुने एडजस्टमेंट सीपीसी करेगा सर, वो भी एओ नहीं करेगा ये चीजें. आंसर पढ़ो क्या कह रहा है. The procedure is to be followed for the summary assessment is contained in section 143(1). As per section 143(1), the total income or the loss of the assessee shall be computed after making the following adjustment. या तो अरिथमेटिकल एरर करेंगे, या तो इनकरेक्ट क्लेम करेंगे, या तो क्या था डिसअलाउंस करने के बाद सर डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस जो कि रिटर्न फाइल होने लेट होने के लेट रिटर्न फाइल होने के कारण डिसअलाउंस हो रहा है, या फिर सर डिसअलाउंस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लेकिन एसएससी ने उसको कंसिडर नहीं किया. फिर कहता है डिसअलाउंस ऑफ एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से जो कि पार्ट 6 में आते हैं. No adjustment shall be made unless an intimation is given to the SSC for such adjustment either in writing or electronic mode. सर बिना नोटिस के राइटिंग में या फिर बिना ईमेल भेजे आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. एक बार एसएससी को मौका दोगे, इंटीमेशन देके मौका दोगे. Further assessing officer shall make any adjustment after considering the response received from the SSC. If any where no response is received within 30 days of the issue of the notice, the above adjustment shall be made. सर अगर एसएससी ने कोई रिस्पॉन्स फर्निश नहीं किया तो जो इंटीमेशन ऑर्डर आपको दिया गया था ना वही एडजस्टमेंट के साथ फाइनल कर दिया जाएगा. For the purpose of section 143(1), incorrect claim apparent from record for any information in return means such claim is on the basis of the entry in the return of the income. सर एंट्री के बेसिस पे जो इनकम हमने दी हुई है ना, जो हमने एंट्री दे रखी है ना, उसके बेसिस पे सर एडजस्टमेंट हो सकता है of any item which is an inconsistent with any other entry of the same or other items. ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सस्टेनेबल टू सच एंट्री हैज नॉट बीन फर्निश्ड. या फिर कह रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वेयर डिडक्शन एक्सीड्स द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट which may be expressed in monetary limit or percentage ratio. सर फॉर एग्जांपल अगर 100% लेना चाहिए था डिडक्शन किसी चीज का, सर मैंने 150% ले लिया. या फिर सर मैंने यहाँ पे डिडक्शन डिसअलाउ कितना किया, 50 लाख का डिसअलाउ किया हुआ है, लेकिन सर स्टैट ऑडिट रिपोर्ट में मैंने उसी डिडक्शन को सर 20 मैंने 1 करोड़ रुपए का डिडक्शन ले रखा था, उसका 50 लाख ही डिसअलाउ किया. सर इस केस में ना ये इस केस में कहता है इनकरेक्ट क्लेम होता है. सर इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है? जहां पे सर 10,000 रुपए अगर मेरे को सेक्शन 80 टीटीए में मिलना चाहिए था, मैंने सर 50,000 रुपए ले लिया. सर ये इनकरेक्ट क्लेम होता है. ये इनकरेक्ट क्लेम के एग्जांपल दे रखे हैं. तो सिंपल सी बात है, उसने आंसर में क्या लिखा है आपको 100 बात के एक बाद आंसर में क्या लिखा है 143A बताया. 143A में कौन कौन से एडजस्टमेंट कर सकता है वो बताया. फिर लास्ट में कह दिया ना कि अगर ये एडजस्टमेंट आ रहे हैं ना आपके तो फिर ये एडजस्टमेंट एओ कर सकता है. लेकिन ये एडजस्टमेंट करने से पहले ना एओ आपको पहले नोटिस भेजेगा. नोटिस भेजने के बाद आपसे उम्मीद करेगा कि आप रिप्लाई फर्निश करो. अगर आप रिप्लाई फर्निश कर देते हो तो आपकी रिप्लाई कंसिडर करेगा. अगर रिप्लाई आप फर्निश नहीं करते तो जो आपको नोटिस भेजा गया था ना उसी को फाइनल ऑर्डर बना के वही आपका फाइनल इंटीमेशन ऑर्डर से डिमांड बना देगा वो. क्या आपको समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आया क्या?
क्या कह रहा है? टाई लिमिटेड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन 26 सितंबर। 26 सितंबर सर, डेट कब होगी इसके लिए? सर 31 अक्टूबर होगी। 31 अक्टूबर। द रिटर्न इज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), फॉर विच नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्विस ऑन द कंपनी। सर 3 जुलाई को किया। सर कब तक कर देना चाहिए था? एक पल के लिए वापस सोचो, एक सेकंड के लिए वापस सोचो। सर असेसमेंट ईयर कब चल रहा है सर? 23-24। यानी सर लास्ट डेट क्या होगी सर? 31 मार्च 2024। सर इसके 3 महीने के बाद कर देना चाहिए था, यानी 30 जून 2024 तक कर देना चाहिए था। 30 जून 2024 तक हो जाना चाहिए था सर्विस। इसने कब किया सर? जुलाई को कर दिया। द कंपनी रिस्पॉन्डेड टू द नोटिस अंडर सेक्शन, रिस्पॉन्स भी देगा कंपनी ने। एक गलत नोटिस का तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो सर, क्या आ रहा है सर? 292 बीबी इन्वोक हो जा रहा है। यानी सर नोटिस अगर गलत था तो आप चाहते तो ऑब्जेक्ट कर सकते थे। अभी भी मौका है सर, फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले ऑब्जेक्ट कर लो। अगर तुमने ऑब्जेक्ट नहीं किया ना तो गलत नोटिस भी सही मान लिया जाएगा। क्या कह रहा है? Company responded to the notice. Examine whether the service of the notice is within time. If or not, whether assessment order can be challenged by the SSC. सिंपल सा तुम्हारे सामने एक थियोरेटिकल आंसर छोड़ दिया उसने। उसने कहा कि अगर क्या चैलेंज किया जा सकता है, सिंपल तुमको जवाब देना है कि अगर एसएससी ने रिस्पॉन्ड किया है और सर फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले अगर एसएससी रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता ना, तो नोटिस जो गलत था वो सही मान लिया जाएगा। लेकिन सर फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले अगर एसएससी ने ऑब्जेक्ट कर दिया ना, चाइल्ड वैलिडिटी ऑफ दिस नोटिस, उस केस में सर असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगा। एक बार पढ़ो सेक्शन क्या बोल रहा है। कह रहा है टाइम लिमिट फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड बाय द एसएससी। द रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 was filed by the SSC on 26 September 2023. Therefore, notice under section could be issued before 30th June 2024. 30 जून से पहले इशू करना चाहिए था। यहाँ का भी इशू हुआ है सर, 3 जुलाई को इशू हुआ है। हेंस जो नोटिस है ना वो टाइम बार्ड है। लेकिन सर 292 बीबी क्या कहता है? वेयर एसएससी has appeared in any proceedings and cooperative in any inquiry relating to the assessment or reassessment, it shall be deemed that any notice required to be served upon to him has been duly served in time with the provisions of this act. कहता है जो आपको सर्व होना चाहिए था ना, अगर भले डिले क्यों ना किया हो, लेकिन एसएससी ने कोऑपरेट किया है ना, तो वो सही नोटिस माना जाएगा। सेकंड चीज क्या कहता है? क्या कहता है? The above provision shall not be applicable where SSC has raised any objection before the completion of the assessment. वैसे तो वैलिड मानेंगे नोटिस को, असेसमेंट होने देंगे। असेसमेंट ऑर्डर पास होने से पहले अगर एसएससी को लगता है ना कि उसने ऑब्जेक्ट कर दिया, एओ को लगता है ऑब्जेक्ट कर दिया, तो एओ को मानना पड़ेगा, वो असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगा। Therefore, in the instant case, Thai Limited had raised objection to the proceedings on the ground of non-service of the non-service of the notice under section 143(2) upon time, then validity of the assessment can be challenged. In the absence of such objection, the assessment cannot be challenged. Sir, अगर आपने फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले ऑब्जेक्ट नहीं किया ना, तो फिर आप ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, बहुत डिप्लोमेटिक इसने आंसर दिया हुआ है। ध्यान से सुनना। Discuss the correctness or the otherwise of the following proposition of the context of the income tax. A fresh claim before the assessing officer can be made only by filing the revised return income and not otherwise. सर अगर 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 आपको कोई फ्रेश क्लेम करना है, सर फ्रेश क्लेम किस चीज का हो सकता है? कहाँ गया फ्रेश क्लेम? सर किसी एक्सपेंडिचर का क्लेम करना है, सर कोई लॉस का क्लेम करना है सर मेरे को, सर या फिर एक और चीज का क्लेम हो सकता है। सर किस चीज का क्लेम हो सकता है? सर कोई डिडक्शन का क्लेम करना हो। तो ये सब क्लेम्स है ना, ये सब के सब ना रिवाइज रिटर्न में हो सकते हैं। मुझे पता तुम्हारे पास रिटर्न के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? रिटर्न के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? सर 139(1) में एक रेगुलर रिटर्न फाइल कर सकता हूँ मैं। सर एक 139(4) में सर रिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ मैं। सर उसके अलावा 139(5) में सर एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। 139(8) में सर एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। मेजरली यही रिटर्न मैं नॉर्मली फाइल कर सकता हूँ। 8A में तो तुमको वैसे ही लॉसेज अलाउ करता नहीं है। 8A में तो वैसे ही लॉसेज अलाउ करता नहीं है। सर या तो आप 139(1) का रेगुलर रिटर्न फाइल करोगे, या तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे। कोई एक फाइल करोगे ना, दो तो करोगे ही नहीं। फॉर द टाइमिंग आपने 139(4) का रिटर्न भी नहीं फाइल किया, तुमने 139(1) का एक रेगुलर रिटर्न फाइल किया। इसमें तुम कुछ भूल गए, कोई एक्सपेंडिचर भूल गए, कोई लॉस भूल गए, कोई डिडक्शन भूल गए। मेरे पास बचा क्या सर? 139(5) ही तो बचा, सिर्फ 139(5) ही तो बचा, और कुछ बचता भी नहीं तुम्हारे पास। तो एक आंसर तो ये है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ये ना, केस लॉ में निकला था ये। सर क्या केस लॉ में निकला था? एक पर्सन ने क्या किया ना, एक रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ना एओ को जाके दे दिया, ये बोल के कि एओ साहब ये मेरा रिवाइज रिटर्न है।
उस टाइम पे ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि नहीं नहीं, अगर आपको रिटर्न रिवाइज करना है तो एक स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिटर्न रिवाइज नहीं होगा, आपको प्रॉपर रिटर्न जेसन बना के इनकम टैक्स पोर्टल पे रिवाइज रिटर्न के फॉर्म में सेक्शन 139(5) में डिपॉजिट करना पड़ जाएगा, तभी वो रिटर्न वैलिड होगा, तभी आपका फ्रेश क्लेम एडमिट होगा। एक बार आंसर पढ़ो क्या कह रहा है। एक सेकेंड। दिस प्रोपोजिशन इज करेक्ट सर, सिर्फ और सिर्फ ये करेक्ट प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन है। फिर रिवाइज रिटर्न के थ्रू किया जा सकता है। क्या कह रहा है, अ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) और बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) can be revised by filing revised return under section 139(5), where the SSC finds that any omission or wrong statement in the original return subject to satisfying the other condition, there is no provision in the Income Tax Act to make changes or modification in the return of the income by filing a letter before the assessing officer. सर एक डायरेक्ट लेटर आप नहीं दे सकते हो। The revised return can be filed at the time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of the AO, whichever is earlier, ठीक है। In case where the return of income has been filed within the due date under section 139(1) or belated return filed under section 139(4), the only option available to the SSC to make the amendment to such return is by filing the revised return or filing revised return under section 139(5). Therefore, fresh claim can be made before the AO only by filing revised return and not otherwise. Supreme Court क्या हुआ था in Goetze India Limited versus CIT 2006 में, it was held that there is no power available under the provisions of the Income Tax Act enabling the assessing officer to allow claim made by the SSC except by the way of return revised return। सर बिना रिवाइज रिटर्न के ना AO के पास कोई पावर ही नहीं, कोई एडिशनल क्लेम एक्सेप्ट कर ले। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Note section 139(8) provides an option for the SSC to file the updated return for assessment year at any time within 12 months from the end of the relevant assessment year. But such updated return shall not be return of loss or having an effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of the return furnished under section 139(1) or 4 or 5 as a result of its refund increases or the refund due to which the return filed under section 139(1) or 139(4), 135. Hence, for making fresh claim, only option available is to file the return under section 105। सर 108A में आप फाइल करोगे भी कैसे, आपको सर लॉस कम करना पड़ेगा, सर इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सर क्लेम कैसे करोगे। हाँ, इनकम तो कभी भी ऑफर कर सकते हो, लेकिन सर एक्सपेंडिचर क्लेम करोगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी ना, तो आप 8A नहीं फाइल कर सकते। एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा, सर वो भी नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में। तो ये स्पेसिफिकली नोट कह रहा है कि आप 8A भी नहीं फाइल कर सकते। सर हर चीज का आंसर वही है जो मैंने आपको बताया, सार वही है, इसने बस उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, अपने कोई क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है एक बार, एक सेकंड, अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी रह गया अपना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, असिस्टेंट ऑफिसर विद इन द पावर्स वेस्टेड इन हिम इन सेक्शन 142(2)(a). 142(a) क्या होता है सर? 142 क्या होता है? स्पेशल ऑडिट का होता है, स्पेशल ऑडिट। While examining the accounts of PNF Limited, he ordered to get the same audited. The company challenges the order on the grounds that opportunity of being heard not provided to them by the assessing officer prior to passing of such order decide the correctness of the action of the assessing officer। क्या हुआ, PNF के केस में ऑडिट ऑर्डर कर दिया, सर रूप नहीं दिया। सर रूप क्या होता है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हमने एक जगह पढ़ा हुआ था कि सर अगर कभी भी ना कोई भी चीज एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर की जाती है ना, तो उसके लिए पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। सर रूप नहीं दिया ना, सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ आप काम कर रहे हो। सर इस केस में ना क्या होगा सर, क्या होगा सर, ये ऑर्डर इनवैलिड हो जाएगा। असेसिंग ऑफिसर को कायदे से ना एसएससी को क्या देना चाहिए था? एसएससी को देना चाहिए था रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नहीं दिया तो ये ऑर्डर इनवैलिड हो जाएगा। एक बार आंसर पढ़ के देखो क्या कह रहा है। एज पर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 142(2)(a), the assessing officer shall not direct the SSC to get the books of accounts audited unless SSC is giving the reasonable opportunity of being heard. Therefore, in this case, the order of assessing officer is not valid since SSC was not given room before passing such order। इतना सा आंसर है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, इतना लिख दोगे तो आप। ठीक है। श्रीमती कांति एजेड 49 engaged in the business of growing, curing, roasting, grounding of coffee in India। सर ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग कॉफी, कुछ सुना सुना लग रहा है क्या?
सर कुछ सुना सुना लग रहा है कि सर हमने एग्जाम इनकम में पढ़ा हुआ था कि सर जितनी भी इनकम है 60% एग्जाम हो जाती है, 40% टैक्सेबल हो जाती है। 60% एग्जाम हो जाती है प्लस सर 40% टैक्सेबल हो जाती है। सर इसके अलावा हमने सर 33 AB में एक और चीज पढ़ी हुई थी सर, 33 AB में सर जितना भी अमाउंट है उसका 40% सर पीजीबीपी बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, और सर अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड सर हमारे लिए एग्जाम हो जाता है, हमारे हमको डिडक्शन मिलता है सर, याद आ रहा है कुछ? ठीक है सर। आफ्टर मिक्सिंग द किकोरी हैज इनकम 6 lakh rupees from the business, which was her only source of income during the year ended 31st March. She consulted to have you whether to have an opinion whether she is required to file the return as per the provisions of this of the Income Tax Act. सर कह रहा है कि उसकी 6 लाख रुपए की इनकम है, 6 लाख की इनकम है सर, 6 लाख की इनकम उसको क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा? एक पल के लिए सोचना सर, 6 लाख की इनकम है ना, 60% एग्जाम हो गया सर, 60% एग्जाम हो गया, यानी उसकी टोटल इनकम ना सर 2,40,000 रुपए की है, टोटल इनकम ना सर 2,40,000 रुपए की है। अब मुझे बताओ क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा उसके लिए? सोच के बताओ मेरे को। हमने एक बार वापस सेक्शन 131(1) में जा रहा हूँ, 131(1) में क्या पढ़ा था हमने? हमने बोला था एक कंपनी को, एक पार्टनरशिप फर्म को, एक एलएलपी को रिटर्न मैंडेटरी है। फिर अदर देन दैट सारे एसएससीज को ना, जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा किया ना सर, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम जब आप कंसिडर करोगे ना, तो सेक्शन 54 के एग्जाम्पशंस को हटा देना। क्या कहीं पे बोला क्या कि एग्रीकल्चर एग्जाम्पशन को हटाना है? ना बाबा ना, एग्रीकल्चर के एग्जाम्पशन को कंसिडर करने के बाद अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की है ना, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है इस केस में। इसलिए मिसेस क्रांति को ना रिटर्न फाइल करना नहीं, करने रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। एक बार आंसर चेक करते, हो सकता है आंसर अलग हो सकता है आंसर अलग हो सकता है आंसर अलग हो। पढ़ो, द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रिटर्न फाइलिंग बाय द वे ऑफ कॉफी ग्रोवर्स बीइंग इंडिविजुअल is in circular dated this. According to the circular, an individual deriving income from growing, curing, roasting, grounding of the coffee with or without mixing crockery would not be required to file return if aggregate 40% of his total income from growing, curing, grounding without mixing the mixing with or without mixing the kikori and income from other sources liable to tax in accordance with the provision is equal to or less than the basic exemption limit। यानी कहता है 40% ऑफ द बिजनेस इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की है ना, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। इन दिस केस मिसेस श्रीमती कांति की इनकम कितनी है? 6 लाख रुपए की, जिसमें से सर 40% ही सिर्फ बिजनेस की, जो कि 2,40,000 रुपए का है, जो कि ना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की है। उस केस में ना शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। क्या आपको समझ में आ गया क्या? लॉजिक इज अबव एवरीथिंग। मैं फिर तुमको बोलूंगा लॉजिक इज अबव एवरीथिंग। मैंने तुमको रिवीजन में भी ये चीज बताई हुई कि सर सेक्शन 54 का ही सिर्फ एग्जाम्पशन आपको कंसीडर करना है, बाकी कोई भी एग्जाम्पशन आपको कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है। कह रहा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ शी हैड ट्रैवल टू यूएसए एंड 2,20,000 रुपए खर्चा किया? सर उस केस में तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर कहता है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की भी है ना, तो भी अगर आपने ये खर्चे कर रखे हैं तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसमें से एक खर्चा है कि अगर 2 लाख से ज्यादा अगर आप फॉरेन ट्रैवल में खर्चा करना तो रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। यहाँ पे भी आपने खर्चा किया है ना, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। कह रहा है ट्रैवल यूएसए किया है ना, इसलिए शी वुड बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। उस केस में मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा, उसमें उसको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला। क्या बताओ, ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है? Ram, a individual, filed return of income for assessment year 24-25 on 15 June 2024. He later discovered that he has not claimed, sir return कब furnish किया? सर टाइम पे furnish कर दिया है। He has later discovered that he has not claimed deduction under section 80C, 80C का deduction नहीं लिया, ठीक है। The said return, in the said return, though he has opted for normal provisions of the income tax, एक normal provisions में tax भरा है, यानी सर deduction मिल जाता। ये अगर 115 बीएसी में भरता तो नहीं मिलता deductions। He claimed the said deduction थ्रू अ लेटर एड्रेस टू द असेसिंग ऑफिसर। सर लेटर के थ्रू किया यार, सर 139(5) के रिवाइज रिटर्न में करना चाहिए था, लेटर के थ्रू किया है। द असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटेड द असेसमेंट विदाउट अलाउइंग द डिडक्शन टू मिस्टर राम। इज असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड? सर जस्टिफाइड है ना, सीधी सी बात है सर। कोई भी एडिशनल क्लेम करना है उसके लिए स्पेशली हम ऊपर अभी इतना लंबा चौड़ा पढ़ के आए कि रिवाइज रिटर्न ही करना पड़ेगा। हमने ऐसा क्यों किया? इसको एक बार देखो आंसर को क्या कह रहा है। The Supreme Court in Goetze India Limited कहता है ruled that assessing officer has no power to entertain claim। कहता है सिंपल, अगर मैं आंसर पढ़ूं, the assessing officer is justified in completing the assessment without claiming the deduction under section 80C। सिंपल सी बात है, इसमें कहानी खत्म हो जाती है अपनी।
लास्ट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Examine the correctness or otherwise of the following statement in context with the provisions in the Income Tax Act and decided in the case laws. ठीक है, the assessing officer is bound to allow the set off of brought forward losses under section 72 even if SSC has not claimed in the return. Even if SSC has not claimed such losses in the return. इसका हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। एक SSC था, उसने रिटर्न फर्निश किया, एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का, 10 लाख की इनकम डिक्लेयर की, और उसके पास ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी थे सर, कितने 50 लाख के लॉसेस पड़े हुए थे, लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, हुआ क्या, जब एओ ने क्या किया ना, एओ ने जब असेसमेंट किया, किसी भी सेक्शन में असेसमेंट किया, असेसमेंट करके ने 10 लाख की इनकम को ना 40 लाख बना दिया, 10 लाख की इनकम को 40 लाख बना दिया। अब एक बात बताओ, तो 30 लाख रुपए की एडिशनल इनकम बन रही है या टोटल इनकम तो 40 लाख की बन रही है, इसलिए जो टैक्स बन रहा है, कायदे समय को इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट मिलना चाहिए ना सर, कायदे से तो मिलना चाहिए। यही निकला था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि सर जब भी एओ ऑर्डर पास करेगा ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को कंसीडर करेगा, भले एसएससी ने इस 10 लाख में कंसीडर किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हुए हैं ना, एओ हमेशा कंसीडर करेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कारण करेगा, लेकिन इस नई इनकम में ना सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ना कंसीडर करने के बाद ही ऑर्डर पास करेगा। यानी सर अगर 40 लाख की इनकम वो कह रहा है ना एओ, सर 40 लाख पे 40 लाख की इनकम में ना 40 लाख का लॉस सेट ऑफ कर देगा, तो कुछ भी इनकम नहीं बचने वाली आपकी, कुछ भी इनकम नहीं बनने बचने वाली। या यूं बोलूंगा 10 लाख में पहले टैक्स भर चुका तो 30 लाख का एडजस्टमेंट करेगा, 30 लाख का एडजस्टमेंट करेगा और सर अपना रिटर्न फाइल कर देगा या ऑर्डर पास कर देगा, यानी कोई भी पेबल नहीं आ रहा होगा। यही चीज निकली थी, एक बार पढ़ना, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट में सीआईटी वर्सेस महालक्ष्मी शुगर लिमिटेड में क्या हुआ था, it was held that it is a duty of assessing officer to apply for relevant provision of the act for the purpose of determining the true figure of the assessee's total income and consequential tax liability. Merely because SSC has not claimed set off in the return file, it cannot relieve assessing officer of his duty to apply section 72. सेक्शन 72 में अप्लाई कर रहा है, सेक्शन 72 का लॉ, सेक्शन 72 एओ अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इन अप्रोप्रिएट केस एओ को अप्लाई करना पड़ेगा सेट ऑफ के प्रोविजंस को। कहता है it is the duty of the assessing officer to assess the taxpayer in every reasonable way. सर एओ हर बार ना एसएससी को सपोर्ट करेगा, ऐसा कह रहा है, एसएससी को सपोर्ट करेगा इन द पर्टिकुलर मैनर ऑफ क्लेमिंग एंड रिलीविंग सिक्योरिंग रिलीफ इन दिस रिगार्ड। They should take the initiative in guiding a taxpayer where proceedings or other particulars before them indicate some refund or relief due to him. सर अगर कभी भी रिफंड रिलीफ मिल रहा है ना एसएससी को, तो एओ हमेशा हेल्प करेगा। Therefore, on the basis of the above Supreme Court ruling and CBT circular, the assessing officer is bound to allow the set of losses brought forward under Section 72, even if SSC has not claimed the same in the return file, provided the loss was determined in pursuance of the return under Section 139(3). सर 139(3) के अकॉर्डिंग लॉस अलाउड होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा सर लॉस का क्लेम। ठीक है सर, इन एनी प्रीवियस ईयर। Moreover, the wording used in section 72 is shall. सर मजबूरन है सर, सेक्शन 72 जब आप पढ़ोगे ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 172, सर किस क्या पढ़ाया था सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। मैंने आपको बताया था कि सर आपको सेट ऑफ करके ही आपको रिटर्न फर्निश करना है, ये नहीं कि सर इस साल में आप सेट ऑफ नहीं कर रहे अगले साल के लिए सेट ऑफ ले जाओ। सर शैल वर्ड यूज करता है वहां पे, indicate the provisions relating to set off and brought forward losses is mandatory. Therefore, assessing officer is bound to follow the claim for set off of losses even if SSC has not claimed the same in the return file. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यानी डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर एसएससी ने नहीं भी क्लेम कर रखा ना लॉस, तो भी एओ उसको देगा, क्योंकि एओ के ऊपर मजबूरी है करना, एओ को सपोर्ट करना चाहिए एसएससी को, प्लस सेक्शन 72 भी कहता है ना कि एओ करना चाहिए, तो इसलिए करेगा ये। लास्ट में क्या कहता है सेक्शन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल हु गॉट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स for 31st March 2024 audited under section 44AB. His total income for the assessment year is 5,20,000 रुपए. He desires to know if he can furnish his return of income to tax return preparer. सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर सर कौन कौन हो सकता है, सर कोई भी हो सकता है सर, अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर एक लॉयर के अलावा सर एक एम्प्लॉई ऑफ सर स्पेसिफाइड क्लास, सर इन सब के अलावा सर कोई भी हो सकता है, या फिर सर एक ऑफिसर ऑफ बैंक जिसके पास एसएससी का अकाउंट है। ये चारों लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते सर। और कौन कौन से लोग सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से रिटर्न नहीं फाइल करवा सकते, सर सब करवा सकते हैं, लेकिन सर एक कंपनी नहीं करवा सकती, और सर एक ऑडिट एसएससी नहीं करवा सकता। यानी सर भले एक्स इंडिविजुअल है, लेकिन अगर इसका ऑडिट हो रहा है ना, तो इसका सर रिटर्न
इसका रिटर्न से टैक्स रिटर्न प्रिपेरर नहीं फाइल कर सकता। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में? एक बार आंसर रीड करो, क्या आंसर कह रहा है। Section 134 provides that submission of return through tax return preparer. It empowers the CBDT to frame a section. इस पे जाओ। He cannot furnish the return to tax return preparer. इतना आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा आंसर आपका मिल गया। With that I can say ना कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। इतना क्वेश्चन आंसर अगर आप करके भी जा रहे हो ना, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी इन क्वेश्चन आंसर से आपका काम हो जाएगा। इन क्वेश्चन आंसर में मैंने पूरे कंसेप्ट भी कवर करवा दिए ऑलमोस्ट। इसके अलावा मैंने 1.5 घंटे का एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आप 1.5 घंटे का वीडियो देखते हो, उस वीडियो में आपके वैसे ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वीडियो नहीं देखते हो ना, क्वेश्चन आंसर में भी जितने भी रेलेवेंट कंसेप्ट है ना, मैंने वो भी कवर करवा दिए। तो यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हारे लिए हम है, तो हमको इतनी मेहनत करना तो जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई और स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर कोई डाउट टेलीग्राम चैनल पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो एंड सी यू वेरी 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 सून।